हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में बेटा स्वागत है। तो बेटे आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की जो आपकी डॉक्टर हर्ष स्वरूप शर्मा प्रकाशन की जो गणित की किताब है, इस किताब में आपको जो अध्याय 5 दे रखे हैं यानी सातत्य और अवकलनीयता, इस अध्याय 5 के अंतर्गत आपको जो प्रश्नावली 5B दे रखे हैं, तो बेटे इस प्रश्नावली 5B के प्रश्नों का हल आप तभी कर पाएंगे जब आपको बेटा हम आपको उससे संबंधित कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको पढ़ा दें, तभी आप बेटा प्रश्नावली के प्रश्नों का हल आप कर पाएंगे। तो बेटे अगर वीडियो पे अगर आप आए हुए हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बेटा वीडियो पे अगर आप आए हुए हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की वीडियो में बेटा आपको अंत तक बने रहना है, क्योंकि आप चाहते हो कि हम बेटा इस प्रश्नावली 5B के एक एक प्रश्न का हल हम कर लें, टीचर की आवश्यकता ना पड़े। तो बेटा उसके लिए बेटा आपको क्या करना होगा, आज की वीडियो में अंत तक बने रहना पड़ेगा। और ये मेरा आपसे वादा है कि अगर आज की वीडियो में अगर आप अंत तक बने रहे तो यकीनन आप प्रश्नावली 5B के एक एक प्रश्न का हल आप स्वयं कर पाएंगे। और मैं आपको यह भी बता दूं, ये प्रश्नावली जो 5B दे रखे हैं ये बेटा अवकलन से संबंधित है। ये बेटा किससे संबंधित है? अवकलन से संबंधित है, जैसा कि मैंने यहां पे लिख के रखा हुआ है। और अवकलन बेटा हर बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लमसम 10 से 15 नंबर का बेटा आपका अवकलन आता है, और जिस बच्चे को ये अवकलन आ गया तो समझो उसे सब कुछ आ जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। बहुत बच्चे होते हैं अवकलन का नाम सुन के डर जाते हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और फिर अवकलन को करना है। ये प्रश्नावली 5B जो है ये अवकलन से संबंधित है। तो बेटा इसके लिए क्या होगा, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए होगा विद फार्मूले सहित, फिर आप बेटा क्या होगा एक एक प्रश्न का हल कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास की हम लोग एक जानदार तरीके से शुरुआत करते हैं। मैं आशा करूंगा आपने अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप कर चुके होंगे, नहीं किया है तो कर दीजिए, वरना बेटा आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लें, दिल की तसल्ली आपकी पूरी हो जाए कि हां इस वीडियो में हमने कुछ सीखा है, कुछ जाना है, कुछ महसूस किया है। तब बेटा आप लास्ट में लाइक करें या सब्सक्राइब करें, ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूं। अब बच्चों का ये कहना होगा सर अब क्लास शुरू करिए, तो चलिए क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो बेटे यहां पे आज की वीडियो में आपको बेटा अवकलन पढ़ना है। अब यहां पे जो अवकलन है मैं आपको पहले बता दूं, इससे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डिफरेंशिएशन बोलते हैं। या तो आप इसे पढ़ सकते हो डिफरेंशिएशन बोल सकते हो, या फिर कह सकते हो डिफरेंशिएशन बोल सकते हैं। इंग्लिश में मैंने क्या बताया, इंग्लिश में से कह सकते हैं डिफरेंशिएशन या फिर कह सकते हैं डिफरेंशिएशन, और हिंदी में बेटा इसे क्या बोलते हैं, अवकलन बोलते हैं। अगर हमको अवकलन अगर सीखना है तो उससे पहले हमको बेटा कुछ बातें जाननी होंगी, और मैं जल्दबाजी में कोई चीज आपको पढ़ाना नहीं चाहता। मैं अपने बच्चों को जल्दबाजी में नहीं पढ़ाऊंगा। तो पहले अगर आपको अवकलन सीखना है तो उससे पहले आपको बेटा कुछ बातें आपको जाननी पड़ेंगी। अब बेटा वो बातें क्या है, तो देखिए सबसे पहले बेटे आपको जानना पड़ेगा राशि के बारे में। किसके बारे में बेटा? राशि के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। बेटे राशि जिसको बेटा हम इंग्लिश में कहते हैं क्वांटिटी, आपने सुना होगा, राशि को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा क्वांटिटी। दूसरी चीज बेटा ये जो राशि होती है आप पढ़ के भी आए होंगे, थोड़ा बहुत तो बेटा आपको नॉलेज जरूर होगा। जो आपकी बेटा राशि होती है मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान देंगे बेटे, ये बेटे आपके दो प्रकार की होती है। अब बेटा वो दो प्रकार कौन कौन से हैं? कोई आपसे पूछेगा सर राशि कितने प्रकार की होती है, तो आप बताइएगा
मुझे तो पता है राशि जो होती है ये आपकी दो प्रकार की होती है। कैसे, कौन कौन सी? बेटे एक चर राशि होती है और बेटे एक आपकी अचर राशि होती है। मैं क्या बता रहा हूं बेटा, आपको अवकलन को जानने से पहले आपको भी अवकलन नहीं जानना है। मैंने टॉपिक समझ लिया कि आज की क्लास में अवकलन का जिक्र होने वाला है, तो सबसे पहले हमको बेटा जानना पड़ेगा राशि। राशि आपकी दो प्रकार की होती हैं, एक आपका चर होता है, एक आपका अचर होता है। इंग्लिश में हम लोग चर को क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं, और अचर को क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। चर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेरिएबल। अचर को बेटा क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। अब बात आती है चर का मतलब क्या होता है? बेटे चर का मतलब होता है परिवर्तनशील। बाबू आप ध्यान दो, चर का मतलब बेटा क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। क्या होता है बेटा? परिवर्तनशील होता है। अगर बेटा हम अचर की बेटा बात करते हैं, बेटे अगर हम अचर की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है बेटा अपरिवर्तनशील होता है। परिवर्तनशील का परिवर्तित हो जाए, अपरिवर्तनशील का बेटा परिवर्तित यानी परिवर्तित नहीं होगा। इसमें परिवर्तनशील इसमें परिवर्तन होगा, अपरिवर्तनशील इसमें परिवर्तन नहीं होता है। यानी ये नियत है, ये नियत है, ये नियत नहीं है। अब बच्चों के दिमाग में ये आता है, सर इस चर में जो आपने परिवर्तनशील लिखा है जरा इसका मतलब भी बता दीजिए, किस प्रकार से? ऐसा बताइए कि मुझे समझ में आ जाए। बताता हूं। पहले देखो बेटा, पहले आपको बेटा चर जान लेने चाहिए कि चर कहां पे हैं, कैसे हैं। क्या हमने पढ़ रखे हैं? बिल्कुल पढ़ रखे हैं। जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, w हो गया, स्मॉल u हो गया, v हो गया, आपका t हो गया। ये सब बेटा क्या होते हैं? ये सब बेटा हमारे क्या है बेटा? चर हैं। बोलिए, ये सब बेटा हमारे पास क्या है? ये चर हैं। x y z w u v t ये सब बेटा क्या है? चर है। और बेटा इनका मान क्या होता है? परिवर्तित होता रहता है। कभी x का मान कुछ और आता है, कभी y का मान कुछ और आया, कभी z का मान। एक समान x y z w u v t के मान नहीं हो सकते। इनका मान कुछ भी हो सकता है, परिवर्तित होकर कुछ भी आ सकता है। बेटे यही तो है आपके चर। जरा ठहरो और समझो। अब मैं इसी परिवर्तनशील को यानी चर को मैं थोड़ा एक एग्जाम्पल लेकर मैं आपको बेटा समझाने जा रहा हूं। बेटा ध्यान से समझें। जैसे मान लो, जैसे आपको बेटा मानना है, यहां पे कोई सत्यवादी वाली बात नहीं कह रहे हैं हम, आपको यहां पे मान लेना है। जैसे मान लो मैं इस परिवर्तनशील को अगर मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊं तो मान लेते हैं मेरा एक कमरा है। बोलिए, मेरा एक कमरा है, ठीक है? रूम, कोई कमरा है, मान लेते मेरा रूम है। अब देखिएगा बेटा, मेरा एक रूम है। अब इस रूम के अंदर, रूम का मतलब कमरा आप समझते हो, मेरा कोई रूम है और इस रूम का हमें क्या करना है? टेम्परेचर हमें क्या करना? मापना है। तो देखिएगा भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न आपको टेम्परेचर को मापना है। आपको पता होना चाहिए, अगर टेम्परेचर की बात होती है बेटा तो आप जानते हो टी से टेम्परेचर नोट करते हैं। ये डिग्री सेल्सियस में मैंने ले लिया। ये रूम का टेम्परेचर हम देखते हैं। अब देखिएगा बेटा, मैंने जैसे हम सुबह उठे, अपने रूम का टेम्परेचर नापा तो वहां पे हमको मिला बेटा, ये मान जो है बेटा मान रहे हैं, आप ये मत सोचिएगा कि रूम का टेम्परेचर इतना होता है। बेटा हम मान रहे हैं आपको समझाने के लिए। हमने मॉर्निंग टाइम हमने टेम्परेचर को मापा तो यहां पे देखिएगा बेटा हमको मिला 10 डिग्री सेल्सियस कमरे का। उसके बाद क्या हो, थोड़ी देर बाद और
हमने मापा टेम्परेचर, तब आपको मिला 20 डिग्री सेल्सियस। फिर आपको हो सकता है 25 डिग्री सेल्सियस मिला हो। फिर आपने दोपहर में नापा तो आपको 30 डिग्री सेल्सियस हो। बताइए, ये जो मापे हम लिख रहे हैं, ठीक है, ये जो मापे हम बता रहे हैं आपको, टेम्परेचर यहाँ पे जो मापा गया है, वो बेटा केवल समझाने के लिए है। बच्चों का दिमाग तूफानी वाला होता है, वो बहुत तूफान उनमें भरा हुआ होता है, लेकिन आपको अपने तूफान को थोड़ा हल्का करना पड़ेगा। जो सर बता रहे हैं इसको जरा समझना पड़ेगा। अब आपने क्या सीखा? बताइए पहले। आप 2 मिनट के लिए आप बेटा ये देखें कि आपने क्या सीखा। हम बताते हैं बेटा आपने क्या सीखा, हम बताते हैं बिल्कुल। देखो बेटा, सबसे पहले हमने जाना राशि आपकी 2 प्रकार की होती हैं, एक चर होता है, एक अचर होता है। चर का मतलब बेटा परिवर्तनशील, अचर का मतलब क्या होता है बेटा? अपरिवर्तनशील होता है। चर मतलब हम समझ सकते हैं एक्स, वाई, जेड, डब्ल्यू, यू, वी, टी, इनके जो भी मान होते हैं वो क्या होते हैं? परिवर्तित होते रहते हैं, एक समान नहीं हो सकते हैं। मैंने एक कमरा लिया, मैंने अपना एक कमरा ले लिया, ओके, यानी रूम। अब बताइए, हम अपने रूम का टेम्परेचर हम मापेंगे, तो मैंने मॉर्निंग टाइम नापा, या आप इवनिंग टाइम आप मापें, या शाम को मापें या सुबह मापें, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने स्टार्टिंग किया मॉर्निंग से, यानी सुबह से। तो पहले नापा तो यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस आ गया, टेम्परेचर को मैंने मापा। उसके बाद बेटा क्या हुआ, कुछ देर बाद और मापा, 2-3 घंटे बाद फिर 20 हो गया, फिर 25 हो गया, 30 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे टेम्परेचर का जो मान है वो क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है। कहीं 10 आता है, कहीं 20 आता है, कहीं 25 आता है, कहीं 30 आता है। तो इस प्रकार से एक्स, वाई, जेड, डब्ल्यू, यू, वी, टी ये आपके चर हैं, इनका मान भी परिवर्तित होता रहता है। क्या आप चर समझ में आपको आया कि नहीं आया? बताओ। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं जो चर हैं इनका मान परिवर्तित हो सकता है। कभी x का मान 2, कभी x का मान 5, कभी 3, कहीं 4, एक समान नहीं हो सकता। आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने पूरा प्रयास किया आपको समझाने का, आप समझ भी गए होंगे। बताइए, ठीक है बेटा, आगे बढ़े। अब अगर हम क्लास को अगर आगे बढ़ाते हैं तो बेटा अब आपको जानकारी हो जानी चाहिए अचर के बारे में। अचर का मतलब ये होता है, जैसे मान लो 5 है, संख्याओं को हम अचर कहते हैं। जैसे कभी संख्याएं बदल नहीं, जैसे 5 है, क्या 5 को आप 3 बना दोगे? 5 तो निश्चित है। बोलिए, यहां पे मैंने क्या किया, 10, यहां पे 11, यहां पे 15। अचर का मतलब क्या 5 बदल सकता है? 5 5 ही रहेगा, 10 10 ही रहेगा, 11 11 रहेगा। बोलिए, तो आप समझ सकते हैं ये आपके क्या हैं? अचर हैं। संख्याओं को कभी हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। 15 का 15 ही रहेगा, 15 को आप 10 नहीं बना सकते हो, 11 11 ही रहेगा, 11 को आप 9 कर सकते हो बेटा? नहीं कर सकते हो। ये आपका बेटा क्या अचर है? संख्याएं कभी परिवर्तित नहीं हो सकती हैं। यहां पे मैंने लिख के रखा हुआ है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि सर इस पे एक एग्जाम्पल बताया जाए थोड़ा और क्लियर हो जाए, तो लो ना, हम आपको बता रहे एग्जाम्पल। जैसे यहां पे बेटा हमने क्या ले लिया, देखिएगा, हमने ले लिया, चलो अपनी भाषा में लिखते हैं। मैंने एक बोरी में, बोरी तो यार समझते होंगे, मैंने एक बोरी में 2 केजी चावल ले लिया, 2 किलो चावल ले लिया। अब ये बताओ 5 दिन बाद अगर मैं इन चावलों का वजन देखूंगा, बताइए, तो बताइए क्या 10 किलो हो जाएगा? कौन कहता है 10 किलो हो जाएगा? आप कहते हो? नहीं, 10 किलो नहीं होगा बेटा, आपका 2 किलो ही आपका रहेगा। बताइए, क्या समझे? एक बोरी में मेरे पास चावल 2 किलो हैं, 5 दिन बाद मैं इसी का वजन देखता हूं तो 2 ही किलो हमको चावल मिलता है। यहां पे 10 दिन के बाद देखूंगा 2 ही किलो मिलेगा। 15 दिन के बाद अगर देखूंगा वजन बोरी में रखे हुए चावल का तो मुझे 2 ही केजी मिलेगा। तो इस प्रकार से बेटा ये अचर क्या होते हैं बेटा? अपरिवर्तनशील होते हैं, वही का वही होता है, परिवर्तित नहीं हो सकता। चर में क्या होता है बेटा?
परिवर्तित हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको चर और अचर के बारे में जानकारी अच्छे से हो गई होगी। बस ये याद रखो, चर का मतलब परिवर्तनशील, अचर का मतलब अपरिवर्तनशील। राशि जो होती है वो दो प्रकार की होती है बाबू, एक चर होता है बाबू, एक आपका अचर होता है। चर के अंतर्गत मैंने आपको एक्स वाई जेड डब्ल्यू यू वी टी बताया, और फिर मैंने एक अपना एग्जाम्पल मैंने अपने माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया कि इस प्रकार से परिवर्तनशील होता है। अपरिवर्तनशील का मैंने एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने अपने हिसाब से बताया, ठीक है, कि इस प्रकार से अपरिवर्तनशील होता है, यह परिवर्तनशील होता है। इतनी बात आपको बेटा अच्छे से क्लियर हो गई। अब आगे की बात क्या है, अब मैं क्या करता हूं, अचर को छोड़ देता हूं। अचर को, हालांकि अचर के अंतर्गत और भी बातें हो सकती हैं, लेकिन मैं अचर को अब छोड़ रहा हूं, मेन मुद्दे वाली बात करूंगा। अब आपको बेटा चर के अंतर्गत आपको कुछ चीजें आपको देखनी है। तो पहले एक जोरदार स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट लें। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बहुत बढ़िया। अब मैं इस पूरे को हटा रहा हूं, अचर को छोड़ रहा हूं। अब मैं चर के अंतर्गत कुछ बातें हम आपको बताएंगे, आपको उन्हें क्या करना है, सुनना है। देखिएगा, देखिए वो बातें क्या हैं। अब आपको बेटा मेन मुद्दा आपको क्या सीखना है, अब आपको बेटा चर के प्रकार देखना है। अचर को मैंने छोड़ दिया, अब आपको बेटा चर के प्रकार देखना है। कोई आपसे पूछेगा चर के प्रकार, तो बेटा आप याद रखिएगा चर के भी प्रकार होते हैं, और वो कौन कौन से हैं मैं बताता हूं। अचर को मैंने छोड़ दिया, अचर को आपको बेटा उतना ही केवल समझना है, ज्यादा नहीं। अब आपको चर के अंतर्गत बात आपको जाननी पड़ेगी, तभी बेटा आप अवकलन सीख पाएंगे। मैंने आपको डायरेक्ट अवकलन नहीं बताया है। अब देखिए, अब यहां पे आपको मजे वाली बात बताते हैं। चर जो होते हैं, चर जो होते हैं बेटा ये दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है बाबू स्वतंत्र चर, एक होता है परतंत्र चर। बताइए, यानी टाइप ऑफ वेरिएबल ये आपके टू टाइप के होते हैं। एक आपका स्वतंत्र चर होता है, एक आपका क्या होता है, परतंत्र चर होता है। यानी एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है, यहां पे ध्यान देंगे, स्वतंत्र चर की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम इसे बोल सकते हैं इंग्लिश में इंडिपेंडेंट आपका वेरिएबल होता है। ये परतंत्र का मतलब होता है डिपेंडेंट आपका वेरिएबल होता है। यानी अगर मैं परतंत्र चर की बात करता हूं तो ये निर्भर रहता है, और स्वतंत्र चर की बात करता हूं तो ये निर्भर नहीं रहता है। आपको बेटा ये बातें जाननी पड़ेंगी, हाँ, क्योंकि मैं आपको अवकलन का बेसिक ही नहीं, मैं आपको उसके अंदर की जो गहराइयां हैं वो बेटा हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जब भी हम कोई वीडियो बनाते हैं, अगर उसमें मेन फंडा है तो मैं आपको पूरा प्रयास करता हूं अपने तरीके से कि आपको अच्छा समझाने का प्रयास किया जाए। क्या रह गया है जो आपको समझाया अभी तक नहीं गया है, और आप हमारी वीडियो पे आए हैं तो हम पूरा प्रयास करेंगे। समझ में आया ना आए वो अलग बात है, लेकिन आपको बेटा अंदर की गहराइयां आपको जानना पड़ेगा। तो चर, एक स्वतंत्र चर होता है, एक आपका परतंत्र चर होता है। अब सर जरा मुझे एक ये भी बात क्लियर कर दीजिए कि स्वतंत्र चर और परतंत्र चर होता क्या है, इसको सर क्लियर कर दीजिए। ठहरो अभी क्लियर कर रहे हैं। जान गए ना, चर दो प्रकार के होते हैं, एक स्वतंत्र चर, एक परतंत्र चर। परतंत्र चर होता है, अचर को मैंने छोड़ दिया। बात को मैं बार बार इसलिए दोहराता हूं जिससे कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए ये सब बातें। अब देखिएगा, अगर स्वतंत्र चर और परतंत्र चर की अगर आपको बात जाननी है ना, तो बेटा आपको मेरे द्वारा समझाया गया एक एग्जाम्पल आपको बेटा देखना पड़ेगा। मैं आपको पहले एग्जाम्पल के अंतर्गत मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूं। एग्जाम्पल नंबर 1,
बहुत ही ध्यान से देखेंगे वीर बहादुर, बहुत ही ध्यान से। और वो ध्यान देखेंगे बेटे मैंने क्या किया, एक बेलन ले लिया। मेरे पास एक बेलन है। आप हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा, मैंने एक बेलन ले लिया। बताइए ये बेलन है, बताइए क्या आपने इसे कभी देखा है? पहले देख के बताओ, क्या आपने इस बेलन को कभी देखा है? बताइए। बिल्कुल देखा होगा, क्योंकि बेटा आप हाई स्कूल पढ़ के आए हो। बिना हाई स्कूल पढ़े कैसे इंटर में पहुंच गए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपने बेलन को देखा होगा, ठीक है, सिलेंडर जिसे बोलते हैं। बेटे ये बेलन है, मैं अंदर लिख देता हूं बेटा, इसको क्या बोलते हैं? बेलन बोलते हैं। इस बेलन में क्या क्या होता है, इस बेलन में आपका क्या क्या होता है मैं भी लिख के बताऊंगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, मेन मुद्दे वाली बात, इस बेलन में त्रिज्या होता है, ऊंचाई होता है, आयतन होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। मैं क्लियर करूंगा। अब आगे देखो बेटा, देखिएगा यहां पे ये आपकी क्या है बेटा, यहां से लेकर यहां तक आपकी बेटा क्या होती है? त्रिज्या होती है। बोलो, बोलिए बेटा, यहां से लेकर यहां तक आपकी क्या होती है? त्रिज्या होती है। और अगर देखा जाए तो नीचे भी त्रिज्या होगी, जितनी त्रिज्या ऊपर होगी उतनी त्रिज्या नीचे रहेगी। ये बेलन की एक खास बात है, आप पढ़ के आए होंगे। अब देखिए, अगर हमारे पास जो बेलन है, अगर हम इस बेलन की बेटा त्रिज्या में परिवर्तन करते हैं, ध्यान से देखेंगे, आर से नोट करते हैं, त्रिज्या को आर से लिखते हैं। अगर हम इस बेलन की त्रिज्या में परिवर्तन करते हैं, अब परिवर्तन दो प्रकार से हो सकता है, तो कमी हो जाएगी या तो बढ़ोतरी हो जाएगी। तो त्रिज्या में परिवर्तन का यह मतलब है बेटा, हम इसकी त्रिज्या को बढ़ाएंगे। मैं शॉर्टकट में त्रिज्या में परिवर्तन ही बढ़ाया गया। और जब तुम इसकी त्रिज्या को बढ़ाओगे, देखिएगा बेटे, आप जरा महसूस करिएगा, कुछ चीजें होती हैं वो दिखा नहीं मिलता है, लेकिन आप उसे महसूस करेंगे। ये बेलन है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसकी ऊंचाई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। हम इसमें क्या कर रहे हैं बेटा, हम इसकी त्रिज्या में परिवर्तन करेंगे। तो देखिए, जैसे ही आप किसी भी बेलन की, देखिएगा हमने क्या किया, इसकी त्रिज्या में हमने बेटा क्या किया? परिवर्तन कर दिया। तो जब ऐसे ही आप बेटा परिवर्तन करते हो तो पता है क्या होता है, इसकी त्रिज्या देखिए, पहले इतनी थी, अब ये इतनी हो गई है। तो बताइए आपने क्या देखा, एक बेलन था, इस बेलन की त्रिज्या में मैंने परिवर्तन किया और परिवर्तन के बाद हमको इस प्रकार का बेलन प्राप्त हुआ। तो बेटा आपको पता है क्या होगा? बिल्कुल पता होना चाहिए। एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूं बेटा, बहुत ही गहराई से बेटा आप ध्यान देंगे, इस चीज को बेटा बहुत गहराई से देखेंगे। देखिएगा मैं आपको समझाता हूं, बोर्ड पे देखिएगा, यहां पे समझा रहा हूं, क्योंकि स्वतंत्र चर और परतंत्र चर आप बेटा तभी सीख पाएंगे जब आपको बेटा इस चीज को अच्छे से क्लियर करा दें। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक बेलन लिया, इस बेलन की त्रिज्या में मैंने परिवर्तन किया, परिवर्तन होने के बाद हमको इस प्रकार से हमको बेलन मिला। अब बेटा आप ध्यान दें, कोई भी बेलन है उसमें क्या क्या होता है बेटा, एक तो आपकी बेटा क्या होती है? त्रिज्या होती है। एक आपका बेटा क्या होता है? एक आपका बेटा क्या होता है? ऊंचाई होती है। बोलिए बाबू, एक आपका ऊंचाई होता है, एक आपका बेटा क्या होता है? आयतन होता है। मैं मेन पॉइंट लिख रहा हूं। एक आपका बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, एक क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। बताइए, इतनी बात आप समझ पाए? अब देखिएगा मेन मुद्दा वाली बात क्या है वो जरा ध्यान देंगे। देखिएगा, जब भी किसी बेलन की त्रिज्या में आप परिवर्तन करोगे ना, यानी बढ़ाओ चाहे घटाओ, मैंने यहां पे बढ़ाया है, कोई भी एक अगर आप एक्टिविटी करते हो, कोई एक क्रियाकलाप करते हो, या तो बढ़ा दो या घटा दो। मैंने क्या किया है, इसकी त्रिज्या में हमने परिवर्तन बढ़ा दिया है,
तब बेटा आप याद रखिएगा, उसकी त्रिज्या में अगर आप परिवर्तन करते हो तो बेटा ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा और उसके आयतन और यहां पे पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा। इस बात को आप नोट रखें। क्यों? किसी भी बेलन की अगर त्रिज्या में अगर परिवर्तन करते हो तो आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा। त्रिज्या में परिवर्तन करते हो तो आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल में बेटा परिवर्तन होगा, लेकिन उसकी ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इस बात से ये क्लियर है, इस बात से बेटे ये क्लियर हो रहा है, धीरे धीरे इस बात से ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, जो हमारे स्वतंत्र चर हैं वो मेरा आर हो जाएगा। और अगर परतंत्र चर की बात अगर हम बेटा करते हैं, अगर हम बात करते हैं परतंत्र चर की, तो बेटा यानी v यानी आयतन और ये मेरा हो गया s, इसमें क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। बोलिए आपने क्या देखा? त्रिज्या में परिवर्तन करते हो तो ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है। तो स्वतंत्र चर आपका बेटा r हो जाएगा, परतंत्र चर जो आपका होता है वो v और s हो जाएगा। अब बताइए जो त्रिज्या है, बताइए इस त्रिज्या के ऊपर ही यहां पे आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? निर्भर है। निर्भर है कि नहीं निर्भर है? बताइए। तो हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो मेरा r है, डिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो आपका v और s है। ठीक है, यानी स्वतंत्र चर आपका r हो गया, परतंत्र चर आपका v और s हो गया, क्योंकि v और s जो हैं वो निर्भर हैं किसके ऊपर? r के ऊपर, लेकिन r v और s पे निर्भर नहीं है। बेटा यही तो कहानी है स्वतंत्र चर और परतंत्र चर की। आपको बेटा क्लियर हो रहा होगा? बोलिए क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? बताइए। अब एक काम करो, फटाफट इतने का स्क्रीनशॉट लो, बहुत जल्दी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बेटे हम इस साइड का मिटाल रहे हैं, क्योंकि स्वतंत्र चर और परतंत्र चर आप जान गए होंगे, बाकी मैं आपको और एग्जाम्पल बताऊंगा, बस थोड़ा बेटा इधर का हमको मिटालना पड़ेगा। अब देखिए, अब मेन मुद्दा क्या है? इसे स्वतंत्र चर और परतंत्र चर से ही मेरा अवकलन अब शुरू होता है। थोड़ा थोड़ा शुरू करते हैं। अब यहां पे अवकलन का उपयोग यहां पे क्या हुआ ये भी हम समझ सकते हैं। वैसे तो अवकलन का उपयोग हमारे जीवन में बहुत जगह है, आप जानते भी होंगे। थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूं, अगर आप समझ पाओ तो बेटा समझो, प्रयास पूरा है हमारा समझाने का। देखिएगा, जैसे अवकलन को डिफरेंशिएशन बोलते हैं, तो यहां पे अवकलन को d से लिखा जाता है, मैंने d/d कर दिया। मैं इस बेलन की बात कर रहा हूं जो परिवर्तन होके ये बेलन आया हुआ है, ये वाला बेलन। यहां पे हमारे पास स्वतंत्र चर एक ही है, परतंत्र चर दो है, तो मैं इसको 2 बार बताऊंगा। तो देखिएगा, स्वतंत्र चर को मैंने नीचे लिख दिया यानी r, और परतंत्र चर में से मैंने कोई एक चर ले लिया, वो ले लिया ऊपर, यानी r में मैं परिवर्तन करता हूं तो v में परिवर्तन क्या है? हो रहा है। बोलिए, r में परिवर्तन कर रहे हो तो v में परिवर्तन हो रहा है। अब यहां पे हम कह सकते हैं जैसे हम कुछ भी मान ले लेते हैं, कोई वो नहीं है। मैं यहां पे ऐसे आपको मान लेकर बता रहा हूं। मैंने ले लिया 20 मीटर क्यूब प्रति मीटर। बताइए, 20 मीटर क्यूब प्रति मीटर मैंने ऐसे ही आपको समझाने के लिए लिया है। ये कोई मेरे पास बेलन है, ये बेलन था, ठीक है। और मैंने क्या किया, जब हम इसकी त्रिज्या 1 मीटर यानी v फार होता है आयतन, r फार आपका त्रिज्या, अंग्रेजी में से वॉल्यूम बोलते हैं। चलिए बता देते हैं, त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं, ऊंचाई को हाइट बोलते हैं, आयतन को वॉल्यूम बोलते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल को सरफेस एरिया बोलते हैं। तो यहाँ पे 20 मीटर क्यूब प्रति मीटर मैंने ऐसे लिख दिया है। आपको मेन मुद्दा कुछ और ही है समझने का। तो 20 मीटर क्यूब, क्यूब क्यों लिखा? आयतन का मात्रक क्यूब होता है, त्रिज्या का मात्रक मीटर और बटा का मतलब प्रति। 20 मीटर क्यूब प्रति मीटर, यानी इसका यह मतलब हुआ 1 मीटर, जब यानी त्रिज्या प्रति मीटर का मतलब 1 मीटर। जब आप 1 मीटर त्रिज्या बढ़ाते हो
तब 20 मीटर क्यूब आयतन में परिवर्तन हो रहा है बेलन में। अब इसी परिवर्तन को हम जब निकालते हैं तो वही बेटा हमारा क्या होता है, इसका तो किसका उपयोग करते हैं, अवकलन का उपयोग करते हैं। यानी ये आपका बेलन है, इसकी त्रिज्या जितने स्पीड से आप बढ़ा रहे हो उतने ही स्पीड से इसके आयतन में परिवर्तन, यानी उसके आयतन में, यानी जैसे जैसे आप त्रिज्या बढ़ा रहे हो उसके आयतन में जो परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन किस हिसाब से हो रहा है, कितने परसेंटेज, किस हिसाब से हो रहा है, इस चीज को ज्ञात करने के लिए हम अवकलन का उपयोग करते हैं। तो यहां पे 1 मीटर क्यूब यानी प्रति मीटर क्यूब 20 मीटर क्यूब जो है आयतन बढ़ रहा है, यानी 1 मीटर जब बढ़ाते हो तो 20 मीटर क्यूब बढ़ रहा है। यही मेरा क्या है, इसी परिवर्तन को यानी परिवर्तन की दर को ही बेटा हम अवकलन कहते हैं, dV/dr। कुछ क्लियर हो पा रहा है? देखिए मैं आपको थोड़ा और बताने का प्रयास करता हूं। मेरे पास कोई कॉपी है, बिल्कुल प्लेन कॉपी है। मैंने क्या किया, कॉपी पे लिखना शुरू किया। कॉपी पे लिखना शुरू किया। अब जब हम कॉपी पे लिखना शुरू कर रहे हैं तो मैं जितने स्पीड से कॉपी में लिखना जब शुरू कर रहा हूं तो ये जाहिर सी बात है कि कॉपी भरेगी भी। जितनी तेजी से मैं कॉपी को अपने पेन से लिखता जाऊंगा उतने ही चेंजिंग से हमारी जो कॉपी होगी वो भी क्या होगी, भरती जाएगी। अब भैया कितने स्पीड में आप लिख रहे हो, यानी कितने हिसाब से आप कितने स्पीड से आप क्या कर रहे हो, पेन से कॉपी को लिखते जा रहे हो, और कितने स्पीड से यानी क्या हो रहा है, कॉपी आपकी भरती जा रही है। इसी परिवर्तन को अगर हमको देखना है तो हम अवकलन का उपयोग करेंगे। बताइए, हमारे पास एक पेड़ है, ट्री आप समझते हो ना। तो पेड़ क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है समय के अनुसार। आज इतना बड़ा है, कल उतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे समय में परिवर्तन होता जा रहा है वैसे वैसे पेड़ आपका बड़ा होता जा रहा है। इसी समय और पेड़ के बढ़ने में जो भी परिवर्तन हो रहा है, इस चीज को अगर निकालना हो तो किसका हम उपयोग करेंगे, अवकलन का उपयोग करेंगे। बेटा कुछ जान पा रहे हो, बताओ? बिल्कुल जान पा रहे हो। यहां पे बेलन था, त्रिज्या में परिवर्तन किया, आयतन में परिवर्तन हुआ। जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ा रहे हो आयतन में परिवर्तन हो रहा है। इस चीज को निकालने के लिए हम अवकलन का उपयोग करते हैं। मेरे पास एक बोतल है, मान लो इस बोतल के अंदर पानी है। मैंने क्या किया, बोतल को ओपन किया और हम पानी पीने लगे। पानी पीते जाओगे बोतल खाली होती जाएगी, पानी पीते जाओगे बोतल खाली होती जाएगी। अब बोतल खाली कितने तेजी से हो रही है, क्या हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो निर्भर करेगा हमारे पीने के ऊपर। हम पानी जितने स्पीड से पिएंगे बोतल उतनी ही खाली स्पीड में होगी। यही जो परिवर्तन है इसको निकालने के लिए हम अवकलन का उपयोग करते हैं। जैसे जैसे त्रिज्या हम बढ़ा रहे हैं आयतन में परिवर्तन हो रहा है, यानी हम आर के ऊपर निर्भर हैं, वी थोड़ी ना निर्भर है। इसी प्रकार का जो परिवर्तन हो रहा है वो अवकलन में हम लोग क्या करते हैं, उसका उपयोग इसी चीज को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अवकलन का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, अवकलन का उपयोग करते हैं। आप कॉपी पे लिखते हो, मैंने अभी बताया कॉपी पे लिख रहे हो, आपकी जो है कॉपी पे जब लिखते हो तो आपका क्या होता है, पेज भरते चले जा रहे हैं, पेज भरते जा रहे हैं। तो बताइए जो कॉपी के पेज हैं वो निर्भर हैं हमारे लिखने के ऊपर। जब तक हम नहीं लिखेंगे तब तक कॉपी भरेगी नहीं। तो बताइए इसी प्रकार से निर्भर और निर्भर नहीं है, इसी में जो परिवर्तन अगर निकालना हो वो अवकलन का उपयोग किया जाता है। आपको इस बात को समझनी पड़ेगी। बेटा सबसे बड़ा रहस्य यही है कि अवकलन है क्या, अवकलन के पीछे रहस्य क्या है। तो रहस्य यही है, स्वतंत्र चर और परतंत्र अगर चर आप जान जाते हो, बस यही से आपकी कहानी क्या होती है, शुरू हो जाती है। और यहीं पे आपका मेन फंडा आपको समझ लेना चाहिए, ये स्वतंत्र चर और परतंत्र चर। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम ऊपर वाले को, अगर ऊपर वाले की बेटा अगर हम बात करें, ऊपर वाले को आपको पता होना चाहिए, ऊपर वाला आपका परतंत्र चर होता है। क्या होता है बेटा, ऊपर वाला आपका परतंत्र चर होता है और नीचे वाला आपका बेटा क्या होता है, स्वतंत्र चर होता है। बताइए ये आपका परतंत्र चर है, ये आपका क्या है, स्वतंत्र चर है।
ठीक है, ऊपर वाले को परतंत्र बोलेंगे, नीचे वाले को स्वतंत्र चर बोलेंगे। इसी में जो भी परिवर्तन किस हिसाब से हो रहा है, जो भी निकलेगा वो हम क्या करते हैं, अवकलन के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। मैंने केवल एक ही एग्जाम्पल आपको दिया है। अब मुझे नहीं लगता है कि कोई चीज छूट गई है, मेरे हिसाब से तो नहीं लगता है। आप स्वतंत्र चर और परतंत्र चर की बात जो भी थी वो आप अच्छे से सीख गए होंगे। अगर हम इसी क्लास को अगर बेटा हम आगे और बढ़ाएं, ठीक है, तो क्या देखेंगे, पहले बेटा आप इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर उम्मीद करूंगा कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब देखिए बेटा, अब बेटा यहां पे बच्चों के दिमाग में होगा, सर जरा ऊंचाई के बारे में बता दीजिए। तो बेटे ऊंचाई को बेटा हम कह सकते ये अचर है, क्यों, कांस्टेंट है, यानी नियत है, क्योंकि त्रिज्या में परिवर्तन करने पर ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ h क्या है, आपका अचर पद है, यानी नियत है, ये एक समान रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी अपरिवर्तनशील है h। बाकी R, V और S क्या है, परिवर्तनशील है, यानी कि आपका चर है। लेकिन चर है तो फिर किस प्रकार के, किस टाइप के चर है, एक स्वतंत्र चर है, एक और यहाँ पे दो परतंत्र चर हैं। R हो गया स्वतंत्र, V और S हो गया परतंत्र चर। यहां तक की बात क्लियर है। अब मुझे बेटा इस सबको बेटा मिटाना होगा। अब आगे की क्लास क्या होती है, शुरू होती है। अभी मैं अवकलन के अंदर हम अभी नहीं पहुंचे हैं और मैं पहुंचूंगा भी नहीं। जल्दबाजी हमको करनी नहीं है, आपको एक एक बात हमको समझाते चलना है। अब बेटे मैंने भी आयतन का एग्जांपल लिया। अब मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे मैंने इसे लिख दिया S, यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पे बेटा मैंने लिख दिया ds और यहाँ पे मैंने आपको लिख के बता दिया r। अब बताओ, और यहाँ पे मैंने एक हिसाब से मैंने कुछ भी लिख दिया, मान लो ये 15 मीटर स्क्वायर, यानी आप क्या देख रहे हैं, अगर मैं त्रिज्या में परिवर्तन करता हूं तो जो बेलन अभी मैंने बनाया था, तो बेलन का जो क्षेत्रफल है, पृष्ठीय समझते हो ना, सरफेस, बोलिए ये बेलन है, बोलिए बेटा, जो गोल गोल होता है बाहरी भाग, मेरे जरा समझाने का मतलब समझें। ये इस टाइप में देखिए, इस प्रकार से गोल गोल होता है, बोलिए बाहरी, इसी को बेटा क्या बोलते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। बोलिए, मैं आपको हाथ से मैं आपको हिंट दे रहा हूं बेटा। देखिए इस प्रकार से जो गोलैया होती है ना बेलन की, इसको बेटा बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए, अगर आप त्रिज्या को बढ़ाते हो तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी परिवर्तन हो रहा है, लेकिन 1 मीटर आप त्रिज्या बढ़ाते हो, एक बात बता रहे हैं, तो 15 मीटर स्क्वायर क्या हो रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका बढ़ रहा है। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, त्रिज्या को मैंने मीटर में लिया है। अब बताओ यहाँ पे त्रिज्या और पृष्ठीय क्षेत्रफल में किस हिसाब से कितना परिवर्तन होके निकल रहा है, क्या निकला हुआ है, या फिर किस प्रकार से क्षेत्रफल में और त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है, इस चीज को अगर निकालना है तो बेटा हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अवकलन का उपयोग करना पड़ेगा। तो मैंने अवकलन का उपयोग किया ds/dr। बताइए, अगर प्लस में यहाँ पे अगर चिन्ह है, यहाँ पे कोई निशान नहीं है, अगर यहाँ पे प्लस का अगर है बेटा, तो इसका ये मतलब होता है, अगर आप बता सकते हो, यानी बढ़ोतरी हो रही है, परिवर्तन में यहाँ पे होके जो भी निकला है वो बढ़ रहा है। अगर यहाँ पे माइनस का निशान होता है तो समझ जाओ कि आप में कमी हो रही है। बोलिए, यानी अगर यहाँ पे प्लस लगा है तो 1 मीटर अगर आप त्रिज्या क्या करते हो, बढ़ाते हो, तो 15 मीटर स्क्वायर क्या हो रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ रहा है। अगर यहाँ पे किन्हीं कारणों के वश, हम बताएंगे आपको, परेशान ना हो, यहाँ समझाने के लिए बताया जा रहा है, माइनस का निशान है, तो 1 मीटर स्क्वायर अगर आप त्रिज्या घटाते हो बेलन की, तो 15 मीटर स्क्वायर का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो रहा है। प्लस और माइनस का भी आप अर्थ समझ गए होंगे। ऊपर वाले को हम परतंत्र चर कहते हैं, नीचे वाले को स्वतंत्र चर कहते हैं। परतंत्र चर और स्वतंत्र चर में जो भी परिवर्तन हो रहा है, कितना हो रहा है, इस चीज को निकालने के लिए हम अवकलन का उपयोग करते हैं। यहां तक की बात क्लियर है। मैंने आपको क्या किया, एक एग्जाम्पल के माध्यम से स्वतंत्र चर और परतंत्र चर की मैंने आपको अच्छे से जानकारी दे दी है। अब मैं आपको एक बात और समझाना चाहूंगा। मेरी इच्छा है कि आपको एक एग्जाम्पल और दिया जाए, उसके बाद अवकलन के अंदर जो भी बातें हैं उन्हें बताया जाए। ठहरो, मैं बताता हूं। अब मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूं बेटा, एग्जाम्पल नंबर
बहुत गहराई से देखेंगे। यहाँ पे अब हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में मैं आपको समझा रहा हूं मैंने क्या किया। मैंने यहाँ पे एक फलन लिया, देखिएगा मैंने एक समीकरण ले ली, या फिर आप कह सकते हो जैसे y बराबर हमने ले लिया 5x प्लस a, कुछ भी ले सकते हो। अब देखिएगा यहां पे हम रखेंगे x का मान 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, और मान लो हमको केवल 3 तक रखना है। या फिर इस प्रकार से क्या कह सकते हो, डॉट डॉट कर सकते हैं और भी रख सकते हैं। तो देखिएगा आपको क्या पता चलेगा बेटे, अगर आप x का मान 0 लोगे, यहां 0 रखोगे, 5 गुणे 0, तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो y का मान कितना बेटा आएगा, आपको 1 प्राप्त होगा। अब देखिए बेटा, जब हम x बराबर इस प्रकार से आपको बेटा मान आप रखते हो, देखिए एक एग्जाम्पल बेटा और बताना जरूरी है, तब आपको y बराबर यहां पे क्या प्राप्त होगा, जब और तब में बेटा बात करेंगे। देखिए जब x का मान 0 रखोगे तो 5 का पहाड़ा 0 बार 0, y का मान 1 आ गया। जब आप x का मान, देखिए ये भिन्न भिन्न मान आपके आते जाएंगे, जब हम यहाँ पे x का मान 1 रखते हैं तो 5 गुणे 1, तो 5 एकम 5 और 1 कितना होता है 6, तो y का मान बेटा हमको कितना प्राप्त होता है, 6 प्राप्त होता है। जब आप तुम x का मान यहाँ पे 2 रखोगे, बोलो, तो 5 दूनी 10, 10 और 1 कितना होता है बेटा, 11 हो रहा है। बोलिए जब आप x का मान यहाँ पे 3 रखते हो, 5 3 15 और 1 कितना होता है 16, यानी कि x का मान y का मान आपको यहाँ पे कितना प्राप्त हो रहा है, बोलो, y का मान आपको यहाँ पे 16 प्राप्त हो रहा है। क्या बात क्लियर है? x का मान 0 रखा तो यहाँ पे 1 प्राप्त हुआ, y का मान, क्योंकि y का मान निकालना है, x का मान आपको रखना है। x का मान 1 रखा तो यहाँ पे 6 आया, x का मान 2 यहाँ पे 11 आया, x का मान 3 तो यहाँ पे 16 आया। जैसे जैसे हम x के मान हम रखते जा रहे हैं, हमको y का मान यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे y का मान डॉट डॉट नीचे कर देते हैं, हमको मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है। अब इसी चीज को हम कह सकते हैं कि जो है y जो है वो x के ऊपर निर्भर है। जब तक मैं x का मान रखूंगा नहीं तब तक y का मान नहीं आएगा। अब मुझे ये बताओ, स्वतंत्र चर आपको क्लियर हुआ? तो मैं कह सकता हूं y बराबर fx। बोलिए, तो यहां पे जो y है, y निर्भर आपका नहीं है, तो y आपका हो जाएगा परतंत्र चर। बताओ, बहुत धड़ाके की क्लास है। y का मतलब क्या हुआ, परतंत्र चर। बोलो, और x की अगर बेटा हम बात करते हैं, अगर बेटा हम x की अगर बात करते हैं तो मेरा x हो जाएगा स्वतंत्र चर। बोलो, ये बेटा हमारे पास क्या है, ये मेरा परतंत्र चर है। x जो है वो निर्भर नहीं है और y क्या है, निर्भर है x के ऊपर। यहां तक की बात क्लियर है? अब तो बेटा आपको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा स्वतंत्र चर और परतंत्र चर। मुझे तो नहीं लगता है कि स्वतंत्र चर और परतंत्र चर आप जान नहीं पाए हो। y बराबर 5x प्लस 1 रखा, x का मान हमने रखना शुरू किया, y का मान आता गया, x के मान के ऊपर y का मान निर्भर कर रहा है, तो x आपका हो जाएगा स्वतंत्र चर और y आपका परतंत्र चर। इसी चीज में आपको देखना है, इस प्रकार से आपको देखना होगा। अब यहाँ पे जो परिवर्तन हो रहा है किस प्रकार से हो रहा है, इस चीज को अगर निकाला जाए तो उसके लिए बेटा हमको क्या करना पड़ेगा, अवकलन का उपयोग करना पड़ेगा। यहां तक की बात आपको एक एक क्लियर हो जानी चाहिए। अब मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूं, मैं एक बार सभी चीजों को दोहरा देता हूं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। आज का मेन हमारा टॉपिक था अवकलन, जिसे हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं इंग्लिश में। फिर मैंने आपको डायरेक्ट अवकलन के अंदर की बात मैंने आपको नहीं समझाई। सबसे पहले मैंने आपको सिखाया राशि आपको बताए हैं। अब राशि आपकी दो प्रकार की होती है, एक चर होता है, एक आपका अचर होता है। चर कैसे होते हैं, अचर कैसे होते हैं, इनका क्या मतलब है, मैंने आपको समझा दिया। फिर मैंने आपको यह भी सिखाया अचर में हमको नहीं पढ़ना है, आपको चर के अंतर्गत आपको बात समझनी पड़ेगी। चर आपके दो प्रकार के होते हैं, एक स्वतंत्र चर होगा, एक परतंत्र चर होगा। मैंने अपने हिसाब से आपको कुछ एग्जाम्पलों का सहारा देकर मैंने आपको समझाया, ये भी बात आपको क्लियर हो गई होगी।
अवकलन का उपयोग हमारे जीवन में किस प्रकार से हो रहा है वो भी आपने देख लिया। अब बात आती है, जो मेन फंडा है वो ये है कि अवकलन हमको किस प्रकार से करना है, जो हमारे कोर्स में है हमको कैसे करना है, इस चीज को अब आपको हम समझाते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले अवकलन को डी से लिखते हैं। बात क्लियर है? क्लियर है नहीं क्लियर है? तो अवकलन को सिखाने से पहले बेटा आपको हम परिभाषा सिखा दें। अवकलन की परिभाषा आपको याद हो जानी चाहिए। कहो तो मौखिक बता दें या लिख देते हैं। अवकलन की परिभाषा देखिए, हम लिखते हैं किसी चर राशि का, ध्यान दें, किसी चर राशि का किसी अन्य चर राशि में, किसी चर राशि का किसी अन्य चर राशि में परिवर्तन की दर, ध्यान देंगे, परिवर्तन की दर, किसी चर राशि का किसी अन्य चर राशि में परिवर्तन की दर को हम बेटा क्या कहते हैं? परिवर्तन की दर को हम लोग बेटा क्या कहते हैं? अवकलन कहते हैं। क्या कहते हैं? अवकलन कहते हैं। इसे भी आपको बेटा कॉपी पे नोट करना है। किसी चर राशि का किसी अन्य चर राशि में जो परिवर्तन की दर है, इसी को बेटा हम अवकलन कहते हैं। अब देखिएगा कैसे परिवर्तन होता है। देखिए, अवकलन को हम डी से लिखते हैं, डिफरेंशिएशन होता है, जिसका करना होता है वीर बहादुर, उसे आप ऊपर लिखेंगे, और बेटा जिसके सापेक्ष करना होगा, जिसके सापेक्ष करना होगा वो आपको नीचे लिखना है। डी अपान डी लिखेंगे, जिसका अवकलन करना होता है वो ऊपर, जिसके सापेक्ष करना होता है वो नीचे लिखना होता है। और जिसका करोगे वो आपका क्या होगा? बोलिए बोलिए बोलिए, वो क्या होगा? ऊपर वाले को परतंत्र चर कहते हैं और नीचे वाले को स्वतंत्र चर कहते हैं। स्वतंत्र चर के सापेक्ष हम लोग करेंगे और परतंत्र चर में क्या होगा? परिवर्तन होगा। अब देखिए, जैसे मैंने लिखा y का अवकलन x के सापेक्ष, बोलिए y का अवकलन x के सापेक्ष, तब बेटा आप क्या लिखोगे? तो y का, यानी हमको y का करना है ना, तो dy ऊपर हो गया और जिसके सापेक्ष करेंगे वो नीचे। बताओ, जिसका करेंगे तो y ऊपर हो गया और x नीचे, dy अपान dx। इसी को ही तो बेटा हम अवकलन कहते हैं। बताइए बेटा। अब आगे देखिए, या तो ये हो सकता है और या फिर कभी कभी देखने को मिलेगा x का अवकलन, x का अवकलन y के सापेक्ष। तो यहां पे हम कह सकते हैं dx बटे dy। x का करना है तो x ऊपर हो गया, y नीचे। इस चीज को भी बेटा हम क्या बोलेंगे? इस पॉइंट को भी आपको लिखना है अवकलन। यहां तक कि एक एक बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए और मैं उम्मीद भी करूंगा क्लियर हो गई होगी। तो किसी चर राशि का किसी अन्य चर राशि में परिवर्तन की दर को अवकलन कहते हैं। डी अवकलन को डी से आपको नोट करना है। डी अपान डी लिखा है, जिसका करना होता है वो ऊपर, जिसके सापेक्ष वो नीचे। मैंने समझाया y का अवकलन x के सापेक्ष, ऊपर dy अपान dx, x का अवकलन y के सापेक्ष, dx अपान dy। ऊपर वाला जो आपका चर होगा वो आपका क्या होगा? परतंत्र चर होगा और नीचे वाला स्वतंत्र चर होगा। तो x के ऊपर y निर्भर कर रहा है, यहाँ पे y के ऊपर x निर्भर कर रहा है। या तो x होगा, यानी y जो होगा वो x पर निर्भर करेगा, और या तो x जो होगा y पर निर्भर करेगा। ऐसे हमको प्रश्नों को प्रश्नावली 5B के अंतर्गत आपको करना है। तो ये रहा अवकलन के बीच इतना बड़ा रहस्य। मैं उम्मीद करूंगा आपको ये रहस्य आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इस रहस्य को आप जान चुके हैं। अब आपको अवकलन से संबंधित आपको फार्मूले आपको समझ लेना चाहिए। मैं यहाँ पे
टोटल मैंने यहाँ पे 15 यहाँ पे सूत्र हमने लिख के रखे हुए हैं। बस आपको एक काम करना है, इन सभी सूत्रों को आपको कॉपी पे लिख लेना है और फिर क्या करना है, इन्हें याद करना है। मैं आपको इन सभी सूत्रों को हम पढ़ के आपको बताते हैं कि किसको कैसे पढ़ना है। तो देखिएगा यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जैसे फार्मूला, अगर आपसे कोई पूछेगा d/dx या फिर आप पढ़ेंगे तो d/dx या d/dx बोल सकते हो या d/dx, ठीक है। तो यहां पे हम कह सकते हैं d/dx इंटू सी, इसका मान बेटा आपका 0 होता है। सी का मतलब होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है नियत, यानी वो परिवर्तित नहीं होगा। यानी जब भी हमें किसी संख्या का अगर हमको अवकलन करना होगा तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है। तो d/dx सी का इसका मान क्या होता है आपका 0 होता है, और c का मतलब होता है आपका अचर पद, ठीक है। अगला देखिएगा d/dx e की पावर x, इसका फार्मूला आपका होता है e की पावर x का जो होता है वो e की पावर x ही रहता है। d/dx a की पावर x का जो आपका फार्मूला है a की पावर x log बेस, बेटा इसको बोलते हैं बेस। लॉग LOG का मतलब होता है लॉग, और लॉग का मतलब अगर हम कहें तो इसे हिंदी में कहते हैं लघु गणक। तो d/dx a की पावर x, इसका फार्मूला होता है a की पावर x लॉग बेस में e और a होता है। हर लॉग के बेस में e होता ही है, चाहे लिखा हो चाहे ना लिखा हो। अब देखिएगा यहां पे अगला देखते हैं, यहां पे सूत्र d/dx log e की पावर x है, इसका फार्मूला आपका होता है 1/x होता है। ये 4 फार्मूले आप समझ चुके होंगे, आगे के हम और बताएंगे। तो देखिएगा यहां पे 5 नंबर देखते हैं, d/dx log a की पावर x, इसका होता है 1/x log a e होता है, ठीक है। बेस में a होता है, फिर आपका e होता है। ज्यादातर बच्चे ये फार्मूला नंबर 3 और ये फार्मूला नंबर यहाँ पे जो 5 है ये बच्चे भूल जाते हैं। तो हम आपसे कहेंगे आप यहाँ पे 3 और 5 इन दोनों सूत्रों को आप बहुत ही ढंग से यानी अच्छे तरीके से आप याद रखेंगे। एग्जाम में इनसे रिलेटेड जो है प्रश्न आते हैं और उन प्रश्नों का हमें अवकलन सूत्र के हिसाब से करना होता है। तो 3 और 5 आप इन सूत्रों को याद रखेंगे। अब देखिए d/dx साइन x का आपका cos x होता है, d/dx cos x का माइनस का साइन x होता है, d/dx x की पावर n, यानी x की पावर n यानी x की घात यहां पे क्या है, n है। कभी भी x की अगर घात होगी तो पावर क्या होगी, आगे आएगी, और पावर भी क्या होगा, कम हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा जब प्रश्नावली 5B के प्रश्नों का हल हम आपको करवाएंगे तब आपको एक एक बात क्लियर हो जाएगी। d/dx tan x का जो सूत्र होता है ये आपका sec स्क्वायर x होता है। d/dx cot x का फार्मूला होता है माइनस का cosec स्क्वायर x होता है। d/dx cosec x का माइनस का cosec x cot x होता है। d/dx sec x का होता है sec x इंटू tan x होता है। यहाँ पे आपको इंटू बोल देना चाहिए, cosec x इंटू cot x, इंटू का मतलब होता है गुणे का निशान। जब भी हमारे पास दो फलन होते हैं मैथ में, जैसे यहाँ पे cosec x है cot x है, इनके बीच में कोई निशान नहीं है, और जब कोई निशान नहीं होता है तो हम क्या कहते हैं, इंटू कहते हैं या फिर गुणे का निशान कहते हैं। d/dx sec x का होता है sec x इंटू tan x होता है। अब देखिएगा यदि फर्स्ट और सेकंड पद हो, यानी आपको दो पद दे रखे होंगे, आपको प्रश्न में जब बताएंगे तो वहां पे आपको दिखेगा, वहां पे दो पद आपको दिए होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, पहले वाले को फर्स्ट मान लो, दूसरे वाले को सेकंड मान लो, या तो पहले वाले को सेकंड मान लो, दूसरे वाले को फर्स्ट मान लो। किसी एक को मानना है, किसी एक को फर्स्ट, किसी एक को सेकंड आपको मानना है। तो देखिएगा, तो पहले तो तब आप क्या करोगे, सूत्र कैसे लगाओगे, फर्स्ट d/dx, सेकंड फिर आपको सेकंड d/dx, फिर आपको क्या लिखना है, फर्स्ट लिखना है। यदि फर्स्ट बटे सेकंड ऐसे पद हो, यानी भिन्न में हो, भिन्न का मतलब अंश और हर दोनों अगर होते हैं, तो
अंश को आप फर्स्ट कहोगे, हर को आप सेकंड कहोगे, यानी फर्स्ट बाई सेकंड। तब क्या करोगे, सेकंड पहले आएगा, फिर लिखोगे डी अपान डी एक्स, फिर फर्स्ट आएगा, बीच में आपको माइनस का निशान लगाना है, फिर आपको फर्स्ट लिखना है, डी अपान डी एक्स, फिर आपको सेकंड लिखना है। और बटे में क्या होता है, सेकंड का स्क्वायर होता है। क्या होता है, सेकंड का स्क्वायर होता है। फिर यहाँ पे 15 नंबर फार्मूला देख सकते हैं, डी अपान डी एक्स, एक्स अगर होगा तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, तो ये टोटल 15 सूत्र थे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इन सभी सूत्रों को आप कॉपी पे लिखेंगे और आप इन्हें याद करेंगे, और याद कर भी लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इन सूत्रों को याद कर लिए तो यकीनन आप प्रश्नावली 5B के एक एक प्रश्न का हल आप कर पाएंगे। और हाँ, स्कूल में टीचर पूछते हैं, उनके पूछने का तरीका क्या है, डी बाई डी एक्स सी पूछेंगे तो आपको बताना है 0। कहेंगे सी का मतलब तो कह देना कांस्टेंट यानी अचर पद। तुमसे पूछेंगे डी बाई डी एक्स इंटू ई की पावर एक्स, तो उनको बताना ई की पावर एक्स। क्लासरूम में टीचर अधिकतर बच्चों से पूछा करते हैं, बच्चे भी पूछते हैं एक दूसरे से, तो आपको क्या करना है, अगर आप उनका जवाब दे पाएं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इन सूत्रों को अच्छे से याद कर लेना होगा। ठीक है, आपने कॉपी पे नोट कर लिया, नहीं नोट किया है फटाफट स्क्रीनशॉट लें और उसके बाद कॉपी पे आप लिख लेंगे। तो आज की क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 5B के अंतर्गत, जो कि मेरा टारगेट था अवकलन को समझाना, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट विद फार्मूला मैंने आज की वीडियो में मैंने पूरा कंप्लीट मैंने आपको समझा दिया है। और इस पूरे बेसिक और विद फार्मूला आप कॉपी पे अच्छे से आप लिख भी लिए होंगे, नहीं लिखा है तो आप लिख लीजिएगा। तो आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को आपको अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना है। उन्हें बताना है कि YouTube पर राजपूत मैथ क्लासेस नाम का जो चैनल है, इस चैनल पे डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की जो गणित की किताब है, इस किताब में प्रत्येक अध्याय का कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट और एक एक प्रश्नावली के प्रश्नों का हल करवाया जा रहा है। जाके YouTube पर अपने कोर्स को कंप्लीट करें। तो अब जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम लोग प्रश्नावली 5B के जो भी प्रश्न दे रखे होंगे उनका हल हम आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले आपको इन सूत्रों को अच्छे से याद करके आना है। जब आप इन सूत्रों को अच्छे से याद कर लेंगे तभी आप प्रश्नावली 5B के प्रश्नों का हल आप अच्छे से समझ पाएंगे। बाकी प्रयास पूरा रहेगा कि अगर हम प्रश्नावली 5B के प्रश्नों का हल अगर हम आपको समझाते हैं तो बाकायदा फार्मूले सहित हम आपको समझाएं, और मैं आपको समझाऊंगा भी, क्योंकि अभी नया नया ये हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक को हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, समझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में इसी ऊर्जा के साथ, नई प्रश्नावली के साथ। जय हिंद, जय भारत।